स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी रानियां। वंदना कुछ कांपते कुछ हाँफते कदमों से हॉल पर पहुंची। जैसा कि उसने चाहा था, भीतर अंधेरा हो चुका था और नाटक अपने पहले उबाऊ चरण पर था। उसने बाहर कॉरिडोर के प्रकाश में अपना सीट नंबर एक बार फिर देखा और यथाशक्ति अपने को समेटती सिकोड़ती टटोलकर सीट तक पहुंच गई। पर हाय रे दुर्भाग्य! अभी बैठकर सांस भी ठीक से न ले पाई थी कि अंधेरे में एक प्रश्न उछला। अकेले आई हैं? उसने सहम कर देखा। वही उत्सुक आंखें, वही आतुर चेहरा। उसे इतनी कोफ्त हो आई, चाहे रविशंकर का सितार हो या मालिनी राजुरकर का गायन, शौकिया कलाकारों का प्रायोगिक नाटक हो या संयुक्ता पाणिग्रही का ओडिसी नृत्य। यह अधेड़ जोड़ा हर कहीं टकरा जाता है। वंदना और कुमार जितना उन लोगों से बचने की कोशिश करते, उतने ही वे लोग परिचय के लिए आतुर नजर आते। कभी पान ऑफर करते तो कभी कैफे में चाय का निमंत्रण देते। कभी सख्ती से तो कभी नरमी से। कुमार हर बार उनके निमंत्रण को टाल देते, लेकिन कोई बगल में ही आकर खड़ा हो जाए तो उसे आप नहीं रोक सकते। और फिर वह महिला अपने गंगा जमुनी बालों का जूड़ा बार बार कसने का प्रयास करती हुई कहती, हम लोगों की टेस्ट कितनी मिलती है ना। कुमार और वंदना भी पहले अपने बारे में यही सोचते थे। जहां भी जाते और सोचते, हमारी पसंद एक दूसरे से कितनी मिलती है। शुरू में शायद यही कारण रहा हो, पर अब तो कहीं भी जाने का मतलब है घंटे दो घंटे साथ बैठ लेना। भीड़ के बीच का वह एकांत उन्हें अब बेहद भाने लगा है। सबके बीच रहकर भी आप अपने में खोए रह सकते हैं। पर कुछ दिनों से यह अधेड़ दंपति जोंक की तरह उनके पीछे पड़ गए हैं और उनके सामीप्य सुख का सारा रस सोख ले रहे हैं। और आज तो वंदना अकेले उनके हत्थे चढ़ गई है। आज डॉक्टर साहब नहीं आए? जी, कुछ मरीज आ गए थे, वंदना ने बला टालते हुए कहा। पता नहीं किसको घड़ी में कुमार इन्हें अपने डॉक्टर होने की बात बता गए थे। आप भी डॉक्टर हैं ना? नहीं, शादी को कितने साल हो गए? वह महिला जैसे कुमार की अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाना चाह रही थी। 10। पड़ोसन ने झट अपने पति के कान में फुसफुसाकर यह सूचना डाल दी और दूसरा सवाल दागा, बच्चे तो होंगे? जी, 4 हैं। यह सूचना भी पति को दी गई, इस रिमार्क के साथ कि दोनों फिर भी कितने फ्रेश लगते हैं। नाटक तब तक अपने उबाऊ चरण से उबर चुका था और मंच पर कुछ चहल पहल शुरू हो गई थी। आगे पीछे बैठे लोग शिकायती नजरों से वंदना को घूरने लगे थे। उसे खुद इस स्थिति से ऊब होने लगी थी। वह एक झटके के साथ उठी और बाहर आ गई। सौभाग्य से अभी रात ज्यादा नहीं गहराई थी और उसे जल्दी ही रिक्शा मिल गया। 10 मिनट बाद वह घर पर थी। 6:15 बजे वह घर से निकली थी और अब 7:30 हो रहे थे। इस सवा घंटे में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। माँ शायद खाना खा रही थी। घंटी की आवाज सुनकर वैसे ही दौड़ी आई। अरे वंदू, बड़ी जल्दी आ गई। सॉरी माँ, तुम्हें खाना खाते बीच में उठना पड़ा। कोई व्रत तो नहीं था ना आज? नहीं तो तुम यही फुल स्टॉप कर दोगी। अरे, आधी रोटी कम ही खा लूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू क्यों जल्दी लौट आई? शो कैंसिल हो गया क्या? नहीं माँ, शो क्यों कैंसिल होगा? कुमार साथ नहीं थे आज। सोचा रात को अकेले लौटने में दिक्कत होगी। उनके भरोसे अपनी लूना भी नहीं ले गई थी। बेकार ही रिक्शे में 12 रुपए फूंक गए। उसने लापरवाही से अपना पर्स उछालते हुए कहा। लेकिन कुमार आया क्यों नहीं? वह खुद ही तो टिकट लाया था। ओफो माँ, इमरजेंसी भी तो कुछ होती है। पता है उनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ है। क्या? माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। और क्या, मरते मरते बची है। बच्चा तो पेट में ही मर गया था। वंदना ने माँ की विस्मय को अनदेखा करके कहा। वह तो अच्छा हुआ कि माँ बच गई, नहीं तो लड़कियां बेचारी अनाथ हो जाती। लेकिन
माँ, अपना खाना पूरा कर लो ना। मैं अब जल्दी आ ही गई हूँ, तो कल का चैप्टर थोड़ा देख लेती हूँ। सुबह तो ऐसी भागम भाग मच जाती है कि बस। माँ को वही मूर्तिवत खड़ा छोड़कर वंदना अपने कमरे में चली आई। चैप्टर तो वह क्या खाक देखती। बत्ती बुझाकर सीधे अपनी मच्छरदानी में दुबक गई। पर उस अंधेरे में भी माँ की फटी फटी आंखें उसका पीछा करती रही। पर माँ का भी क्या दोष था। जब डॉक्टर सक्सेना कुमार के पार्टनर ने उसे यह सूचना दी थी, तो उसकी आंखों का फैलाव शायद इससे भी दुगना हो गया था। तभी तो सक्सेना ने घबराकर पूछा, माफ कीजिए वंदना जी, पर क्या सचमुच आपको पता नहीं था? आश्चर्य उसके चेहरे पर इस कदर पुत गया था कि नाटक करने में कोई तुक ही नहीं थी। फिर भी उसने संयत स्वर में कहा, दरअसल हम लोगों के बीच इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा उसने जानबूझकर नहीं चलने दी होगी, क्योंकि न सिर्फ उसके बीवी है, बल्कि दो बच्चियां भी हैं। लड़कों के मामले में ही वह अनलक्की रहा है। 2 साल पहले मरा हुआ बच्चा हुआ था, और इस बार फिर मरा हुआ बच्चा। क्या कह रहे हैं? बट ही लुक सो यंग। वह तो स्वाभाविक है। पढ़ते हुए ही शादी हो गई थी। एमबीबीएस करके निकला, तब एक बच्चे का बाप बन चुका था। उस समय भी वह इस बात को किसी ऐब की तरह छिपाता था। शायद वही आदत अब भी बनी हुई है। वंदना हैरान थी। क्या अब भी हमारे देश में इस तरह की शादियां होती हैं? सक्सेना हंस पड़ा। आपका देश शायद महानगरों तक ही सीमित है वंदना जी, नहीं तो गांव में तो ऐसी शादियां आम हैं। वहां तो पढ़ने वाले लड़के ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। क्यों? सस्ते जो मिल जाते हैं। एक बार ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या प्रोफेसर बन जाए, तो फिर इनकी बोली लाखों पर टूटती है। इसीलिए लोग बाग इन्हें पहले से बुक कर लेते हैं। फिर कुमार की तो सारी पढ़ाई ही दहेज के सहारे हुई है। इसके पिता की इतनी हैसियत कहाँ थी? सक्सेना फिर बड़ी देर तक कुमार के घर परिवार के बारे में बताता रहा। वंदना शिष्टाचारवश हाँ हूं कर रही थी, और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मन जैसे सुन्न हो गया था। वह लगातार यही सोच रही थी कि सक्सेना क्या सोच रहा होगा। जरूर मन ही मन उसकी हंसी उड़ा रहा होगा। एमए पीएचडी होने का दम भरती है यह लड़की, पर इतना बड़ा झूठ नहीं पकड़ पाई। जरूर उस पर तरस खा रहा होगा सक्सेना। इसीलिए ज्यों ही वह सांस लेने के लिए रुका, वंदना ने घड़ी देखते हुए कहा, मैं चलूंगी अब। हॉल में अंधेरा हो जाता है तो सीट खोजने में बड़ी दिक्कत होती है। यही नहीं, उसने हाथ दिखाकर सड़क पर दौड़ते हुए एक खाली ऑटो को रोक भी लिया। वह सक्सेना को जता देना चाहती थी कि कुमार का साथ उसे नाटक आदि के लिए ही दरकार है। वह यह भी दिखाना चाहती थी कि इतने बड़े रहस्योद्घाटन से वह जरा भी विचलित नहीं हुई है। कुमार की अचानक अनुपस्थिति से उसके कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है। एक जिद थी जो उसे टैगोर हॉल तक ले गई थी। उस बातूनी महिला से भेंट न होती, तो शायद वह पूरा नाटक देखकर ही लौटती। उस देवी की याद आते ही उसे हंसी आ गई। प्रश्नों की फौज लेकर कैसे पिल पड़ी थी उस पर, और वंदना भी क्या सफाई से जवाब दिए जा रही थी। यह तो अब जाकर एहसास हुआ था कि उसने अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा था। यह तो वही सच था जो वह अनमने भाव से सक्सेना से सुनकर आ रही थी। वह तो सोच रही थी कि सारी बातें उसके कानों से टकराकर वैसी ही लौट रही हैं। यह तो अब जाना कि एक एक बात उसके अंतःपटल पर अंकित हो गई है। यह भी याद आया कि जिन दिनों वह कुमार के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी, कुमार की पत्नी चौथे बच्चे की तैयारी कर रही थी। ओह गॉड! अगले 4-5 दिन जीवन जैसे जहां का तहां ठहर गया था। वंदना के सपनों का महल भर भराकर गिर पड़ा था, और वह उसके मलबे के नीचे मुंह छिपाकर पड़ी रही थी। उसकी चेतना को जैसे लकवा मार गया था। माँ असहाय नजरों से उसका छटपटाना देखती रही। उन्होंने कोई पहल नहीं की, क्योंकि जानती थी कि वंदना का वह दुख सांत्वना से परे है। समय ही यह घाव
भर पाएगा। उनकी अपनी हताशा भी थी, जो कुछ कम नहीं थी। पिछले दिनों बेटी के भविष्य को लेकर वे कितनी निश्चिंत हो गई थी। कैसी कैसी सुखद कल्पनाओं का ताना बाना बुनने लगी थी। उनकी सखी सहेलियों ने तो छेड़ा भी था, आप तो बहुत लकी हो बहन जी, घर बैठे मुफ्त में डॉक्टर जमाई मिल रहा है। तब वे भीतर से छलकती, अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए कहती, मुफ्त में क्यों, लड़की भी तो मेरी हीरा है। शायद उन्हीं पास पड़ोसियों की ईर्ष्यालु नजर उनकी खुशी को खा गई। पर इस तरह थक हार कर कोई कितने दिन बैठ सकता है। जिंदगी की सच्चाइयों से कभी तो आंख मिलानी ही होती है। वंदना भी एक दिन मन पर जमी निराशा की गर्द को झटक कर उठ खड़ी हुई। अपने अरमानों की गठरी को उसने अंतस के एक अंधेरे कोने में पटक दिया और बड़ी दिलेरी से सामने खड़े यथार्थ से हाथ मिला लिया। उस दिन जब वह हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए कॉलेज के लिए तैयार होने लगी, तो माँ के मन से जैसे बोझ सा हट गया। इस लड़की ने तो पिछले दिनों उनकी भूख प्यास हर ली थी। माँ, शाम को थोड़ा लाइब्रेरी जाऊंगी, देर हो जाए तो चिंता मत करना, जाते हुए वंदना ने कहा। तो उनकी आंखें खुशी से छलक आई। चलो लड़की फिर से नॉर्मल होती जा रही है। कॉलेज से छूटते ही वंदना ने गाड़ी कुमार के क्लिनिक की ओर मोड़ दी। अब तो उसे इस रास्ते का एक एक मोड़ याद हो गया है, पर वह केवल संयोग ही था जो पहली बार उसे यहाँ लाया था। 4 दिन बाद उसका पहला स्टेज प्रोग्राम था। वह जैसे ही बेहद नर्वस हुए जा रही थी और खांसी थी कि पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके संगीत वाले गुरुजी उसे स्टेज फीवर का नाम दे रहे थे। माँ का मत भी शायद ऐसा ही कुछ था, पर उन्होंने घरेलू उपचारों से वंदना को इतना आक्रांत कर दिया था कि वह भागने की राह ढूंढ रही थी। उस दिन गुरुजी के घर से लौटते हुए इस जुड़वा क्लिनिक पर नजर पड़ गई। शायद नया ही खुला था। कोई एक डॉक्टर सक्सेना थे, बाल रोग विशेषज्ञ, और एक थे डॉक्टर कुमार, नाक कान गले वाले। वह तुरंत लूना से उतर पड़ी थी। यह भी एक संयोग ही था कि उस दिन डॉक्टर कुमार क्लिनिक में अकेले थे और फुर्सत में थे। वे देर तक उसके गले का मुआयना करते रहे, ढेर सारी बातें पूछते रहे। 2 ही दिन में उन्होंने न सिर्फ उसका गला ठीक कर दिया, बल्कि उसकी करामात देखने चौथे दिन हॉल पर भी जा पहुंचे। अपनी दवा का असर देखने आया हूँ, उन्होंने हंसकर कहा था। और उस शाम एक नई मैत्री का सूत्रपात हुआ था। जब भी समय मिलता वे दोनों साथ हो लेते और कोई कार्यक्रम देख आते। कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं मिलता तो किसी कला फिल्म को धन्य कर आते। कुमार को आश्चर्य होता कि यह एमए पीएचडी समाजशास्त्र की व्याख्याता साहित्य और संगीत में इतना दखल कैसे रखती है। वंदना हैरान थी कि यह रसिक और कला मर्मज्ञ व्यक्ति डॉक्टर कैसे बन गया। इसकी जगह तो कहीं और थी। जो भी हो, साथ साथ बिताई हुई हर शाम उनके लिए अविस्मरणीय बन गई थी। वंदना तो जैसे सुख के हिंडोले पर झूल रही थी। तब क्या पता था कि उसकी खुशी का प्रत्येक पल चोरी का है। अब तो वह उन दिनों के बारे में सोचती भी है तो आत्मग्लानि से भर उठती है। सक्सेना अकेला ही मरीजों से जूझ रहा था। वंदना ने अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ उससे हेलो किया तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। उसका अगला प्रश्न और भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर साहब, उस दिन आपसे पूछना भूल गई थी। हाँ, तो आप बता रहे थे ना कि मिसेस कुमार को यहीं ले आए हैं, तो वे कहाँ एडमिट है। अपने आश्चर्य पर किसी तरह काबू पाते हुए सक्सेना ने एक नर्सिंग होम का पता दे दिया। धन्यवाद देते हुए वह नीचे उतर आई। लूना स्टार्ट करने को ही थी कि देखा, सक्सेना भी पीछे पीछे आ गया है। डोंट बी फॉर्मल डॉक्टर, आपके मरीज परेशान होंगे। वंदना जी, एक बात कहनी थी। उसके स्वर से वह थोड़ी चौंकी। कहिए, आप अभी वहां न जाएं तो अच्छा है। एक तो मिसेज कुमार अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रही हैं, दूसरे, कहिए न रुक क्यों गए। आप जाएंगी तो कुमार सोचेगा मैंने ही आपको पता ठिकाना देकर भेजा है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है, ही मे नॉट लाइक इट। और फिर आप तो जानती हैं कि दोस्ती बड़ी नाजुक चीज होती है।
जरा से में गलतफहमी हो जाएगी। और आप जानती हैं, दोस्त तो हम हैं ही, अब काम धंधे से भी जुड़ गए हैं। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। वंदना चलने को हुई। सक्सेना ने फिर रोक लिया। एक बात और। अब क्या हुआ? कुमार का जब भी न्याय करें थोड़ी नरमी बरतें। दरअसल वह व्यक्ति सजा के नहीं, दया के काबिल है। क्या मतलब? बेचारा बहुत अकेला पड़ गया है। वो कैसे? ही इज इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड। बौद्धिक मैत्री के लिए तरस गया है बेचारा। तभी शायद आपसे अनायास ही जुड़ गया था। पत्नी क्या एकदम अनपढ़ है? नहीं तो शादी के समय शायद इंटर पास थी, तब इतने प्यारे प्यारे खत लिखती थी। हॉस्टल में उनकी धूम थी। शादी की बातों में छिपा जाता था, पर पत्र नहीं छिपा पाता था। हम दो चार लोगों को छोड़कर सब यही समझते थे कि कुमार की कोई प्रेमिका है, और सब उससे ईर्ष्या करते थे। और अब तो कुमार पर तरस आता है। उसकी पत्नी को देखकर हैरानी होती है। पता नहीं उसका सारा माधुर्य किसने सोख लिया है। कुमार में जितना अभिजात्य है, वह उतनी ही फूहड़, गंवार और कर्कशा है। पर वे अभी भी एक दूसरे को चाहते तो हैं। वंदना ने सूखी हंसी हंसकर कहा। फिर गंभीर होकर बोली, डॉक्टर, कुमार की पत्नी आज अपना सब पढ़ा लिखा भूल गई है। उसके स्वभाव की मिठास कहीं बिला गई है, तो इसमें दोष किसका है? उस दिन आप ही बता रहे थे कि यह हादसा उनके यहाँ पहली बार नहीं हुआ है। आप ही बताइए, जो औरत मन से, शरीर से इतना टूट गई हो, वह सौम्य और सुंदर कैसे बनी रहे? सुरुचि संपन्न होने के लिए भी साधन चाहिए, समय और सुविधा चाहिए, अपने साथी का सहयोग और सहानुभूति चाहिए। आपके दोस्त ने उन्हें क्या दिया? वे तो उन्हें ससुराल की खुली जेल में छोड़कर निश्चिंत हो गए। यमराज दरवाजे पर दस्तक न देते तो शायद वे कभी भी शहर का मुंह नहीं देख पाती। वह औरत पति की महती आकांक्षाओं के लिए शहीद होती रही, और शहादत का तमगा ये लटकाए घूम रहे हैं। पता नहीं कितनी देर तक उफनती रही वंदना, फिर भी उसका मन नहीं भरा। लौटते समय भी उसका मन आक्रोश से लबालब था। यह तो अच्छा हुआ कि सक्सेना के अनुरोध पर उसने आज कुमार से मिलना स्थगित कर दिया था। नहीं तो शायद वह इस बमबारी को नहीं झेल पाता, सचमुच शहीद हो जाता। फिर भी उसने तय कर लिया था कि जब भी कुमार से सामना होगा, वह उसे खरी खोटी सुनाएगी। कहेगी, जनाब, हम 20वीं सदी के अंतिम छोर पर खड़े हैं। तुम कोई मध्ययुगीन सामंत नहीं हो कि रानियों की एक फौज पाल लोगे। एक जो तुम्हारे लिए वारिस पैदा करे, एक जो तुम्हारा मनोरंजन करे, और एक जो तुम्हें राजकाज में मदद दे। और आज की नारी तो इतनी सक्षम है कि वह एक साथ ये सारी भूमिकाएं निभा सकती है। वह एक ही समय तुम्हारी गृहिणी भी हो सकती है, सखी भी और सचिव भी। पर उसे मौका तो दो।